हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सविता एंड वेलकम टू सक्सेस टॉक। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 रीड करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 3, पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। तो पृथ्वी की गति कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। यानी कि जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर एक ही जगह पर घूमती रहती है तो उसे घूर्णन कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। और जब वही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित स्थिति में परिक्रमा करती है तो उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो पृथ्वी का जो अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है। एक्चुअल में इसमें कोई भी लाइन नहीं है ऐसी, हम सिर्फ कल्पना करते हैं उस रेखा की, जो इसके कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये देखिए 66.5 डिग्री का कोण बनाती है यहाँ से अपने कक्ष पर। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको कक्षीय समतल बोलते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ पर रात्रि होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। तो प्रदीप्ति वृत्त किसे कहा जाता है? जो पृथ्वी होती है उस पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त कहा जाता है। यह वृत्त अक्ष के समान नहीं मिलता है। जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। तो पृथ्वी जो है वो चक्र पूरा करने में कितना समय लेती है? 24 घंटे का समय लेती है। और घूर्णन के समय काल को क्या कहा जाता है? उसे पृथ्वी दिन कहा जाता है। तो चलिए अब एक चित्र देखते हैं हम। ये पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल। तो जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? वो अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये देखिए हमारा विषुवत वृत्त जो है झुकाव के कारण ये ऐसे बन जाता है, जो कि 0 डिग्री का था। और ये उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा दिखाई गई है यहाँ पर। और यहाँ पे दिखाया गया है कि पृथ्वी के कक्षीय समतल का लंब कितना है? ये 23.5 डिग्री है। तो यहाँ पर इसी तरीके से दिखाया गया है, ये सूर्य की किरणें जो है जिस भाग पर पड़ रही है वहाँ पर दिन होगा, और जिस भाग पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती वहाँ पर रात होती है। और इस वाली रेखा को क्या कहा जाता है? फिर प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है। और ये सबसे ऊपरी सतह पर होगा उत्तरी ध्रुव और सबसे निचली सतह पर होगा दक्षिणी ध्रुव। तो घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात दिखाया गया है यहाँ पर। चलिए अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन यानी घूमती रहती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जब जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। तो जो पृथ्वी की दूसरी गति होती है जो सूर्य के चारों तरफ होती है इस तरीके से, तो उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 से ही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को उसमें नहीं जोड़ते हैं। अब आप सोचेंगे फ्रेंड्स कि 6 घंटे की बात तो यहाँ पर हुई ही नहीं, लेकिन यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि एक दिन हमारा 24 घंटे का होता है और ये 365 से ही 1/4 दिन में बनता है एक साल।
तो इसमें 1/4 जो है अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये देखिए 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24 होगा, यानी कि 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं हर साल में। तो अगर हम इन 6 घंटों को जोड़ें तो ये देखिए 6 + 6 + 6 + 6, तो ये 4 बार मिलके 24 घंटे यानी कि एक दिन बनेगा। और ये एक दिन लीप ईयर में काउंट हो जाता है जब फरवरी में 29 दिन काउंट होते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं दी गई हैं। तो इस वाले डायग्राम को चलिए हम देखते हैं एक बार। उत्तर अयनांत 21 जून, यानी इस समय पे सूर्य की किरणें जो है वो उत्तर साइड में पड़ती है। तो दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होती है इसमें, और उत्तरी गोलार्ध में जो होती है वो ग्रीष्म ऋतु होती है। तो जहाँ पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ेगी उस पार्ट में तो गर्मी होगी और दूसरी साइड में सर्दी होगी। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए विषुव दिखाया गया है 23 सितंबर को, ये वसंत ऋतु दिखाई गई है इसमें। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें जिस पार्ट में पड़ रही है तो देखिए दूसरे पार्ट में यहाँ पर शरद ऋतु दिखाई गई है। ऐसे ही दूसरी तरफ देखते हैं हम 22 दिसंबर को, जहाँ पर 21 जून को उत्तर अयनांत था वहीं दक्षिण अयनांत होगा 22 दिसंबर को, क्योंकि इस समय पर जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधा दक्षिण में पड़ रही है। तो इसीलिए दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी और वहीं उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। अब चलिए देखते हैं हम 21 मार्च, जिसको विषुव कहा जाता है, इसमें भी वसंत ऋतु होगी। और जो उत्तरी ध्रुव दिखाया गया यहाँ पे फिर शरद ऋतु दिखाई गई है। देखिए सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ रही है इस वाले पार्ट में। तो और नीचे दिया गया है इसके बारे में डिटेल से, हम अभी पढ़ेंगे इसको। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी का माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यानी जो पृथ्वी होती है वो एकदम गोलाई में सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती, बल्कि वो दीर्घवृत्ताकार में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है इस तरीके से। तो अब आगे देखते हैं, चलिए। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं के परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होते हैं। तो जो ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं उनका भी क्या कारण है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन होने के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर आओ कुछ करके सीखे दिखाया गया है। एग्जाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। ये देखिए, जैसा कि हमने अभी देखा था कि 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध है ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है। ये देखिए इस तरीके से सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। तो 6 महीने तक लगातार दिन कहाँ रहता है? उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। तो विषुवत वृत्त के जो उत्तरी भाग होता है उसमें क्या होता है? गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछते हैं कि सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात किस दिन होती है, तो वो 21 जून को होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहा जाता है। एग्जाम में ये भी काफ़ी बार पूछ लेता है फ्रेंड्स कि उत्तरी अयनांत किसे कहा जाता है, तो 21 जून को कहा जाता है, क्योंकि उसमें उस समय पर जो होता है उत्तर की दिशा में लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और जो सूर्य की विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है।
22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो ये देखिए जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है 22 दिसंबर को, तो ये मकर रेखा पर सूर्य की किरणें, ये देखिए मकर रेखा है, सूर्य की किरणें इस मकर रेखा पर एकदम सीधी पड़ रही है। चलिए देखते हैं अब हम आगे। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं कि लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु कब होती है, तो वो 22 दिसंबर को होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है और पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है, दक्षिण अयनांत कहा जाता है। एग्जाम पर्पज से ये डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन से देश में क्रिसमस का पर्व ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। तो कौन से देश में मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं और इसे विषुव कहा जाता है। तो दिन और रात बराबर कब होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। और इसका कारण क्या है कि सूर्य की जो किरणें होती है विषुव वृत्त पर एकदम सीधी पड़ती है और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए दिन और रात बराबर होते हैं। और इस अवस्था को क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है इस अवस्था को। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन में परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर आओ कुछ करके सीखें दिखाया गया है फ्रेंड्स। एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। तो ये वीडियो हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स को लेकर होगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।